नमस्कार दोस्तों, हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि एमपी टेट वर्ग 3 के जो परीक्षा हुआ था उसका आंसर की आ चुका है। तो अब बहुत सारे विद्यार्थियों के कमेंट आ रहे हैं कि किन प्रश्नों पर हम ऑब्जेक्शन लगाएं और क्या एक प्रश्न पे ऑब्जेक्शन एक व्यक्ति के लगाने पर क्या सभी को लाभ मिलेगा, या जो व्यक्ति लगाएगा, जो विद्यार्थी लगाएगा ऑब्जेक्शन, या उसी बस को लाभ मिलेगा। तो हम आपके सारे सवालों का जवाब आपको मिलेगा, तो वीडियो पर बने रहिएगा। तो क्या जितने प्रश्न गलत हैं और कौन से प्रश्न गलत हैं और उनको कैसे आपत्ति लगाएं और किनको कैसे लाभ मिलेगा, ये सारी प्रश्नों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए, सबसे पहले तो जो ईएसबी का सरकारी ऑफिशियल लिंक है उसमें आया है कि जैसे देखिए यहाँ पर शो होने लगा है कि ऑनलाइन प्रश्न उत्तरों पर आक्षेप प्राथमिक विद्यालय चयन परीक्षा 2025, यानी कि जो वर्ग 3 का पेपर हुआ है उसमें आप कौन से प्रश्न गलत हैं। आपको अगर प्रश्न गलत लग रहा है या फिर उसका विकल्प गलत लग रहा है तो कौन कौन से ऐसे प्रश्न से उनको कौन से ऑब्जेक्शन लगाना है वो आपको देखना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं उसका क्या क्या नियम होता है कि कैसे उसको ऑब्जेक्शन लगाया जाता है, किन प्रश्नों पर लगाया जाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एक हमको वो नोटिस मिला है। देखिए यहाँ पर है त्रुटिपूर्ण प्रश्न, उसका निस्तीकरण एवं बदले में किया गया अंक, ठीक है। परीक्षा उपरांत मंडल द्वारा अभ्यर्थियों में प्रश्न पत्र के विषय में आपत्ति आहूत की जाती है। तदनुसार विषय विशेषज्ञों के प्रश्न पत्र आपत्ति युक्त का परीक्षण कराया जाता है। निम्नलिखित प्रश्नों से निरस्त किए जा सकते हैं। देखिए प्रश्नों को कैसे कैसे निरस्त किया जा सकता है कि उनका क्या स्ट्रेटेजी होगा, ये आप देखिए। जैसे कि पहला है प्रश्नों की संरचना गलत हो। प्रश्नों की संरचना गलत हो यानी कि प्रश्न गलत तरीके से बनाया गया हो, उस पर आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, ठीक है। दूसरा है उत्तर के रूप में दिए गए विकल्पों में से एक से अधिक विकल्प सही हो, यानी कि जो प्रश्न दिया है उसका जो आंसर होगा उन विकल्पों में एक विकल्प तो सही होता ही है, एक से अगर दो हो गए, दो से तीन हो गए, तीन विकल्प अगर सही हैं तो उस पर आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 यानी कि कोई भी विकल्प सही ना हो, यानी कि 4 ऑप्शन देते हैं उनमें से अगर कोई भी आंसर नहीं है तो वो उस प्रश्न को आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, ठीक है। चौथा नंबर है यदि प्रश्न पत्र के किसी प्रश्न के अंग्रेजी एवं हिंदी अनुवाद में भिन्नता हो जिस कारण दोनों के भिन्न भिन्न अर्थ निकलते हों, सही एक भी उत्तर प्राप्त ना हो तो आप लगा सकते हैं, उस पर ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, ठीक है। यानी कि जैसे कि हमें बाइलिंगुअल मिलता है अब प्रश्न एक अंग्रेजी में भी लिखा होता है और हिंदी में भी लिखा रहता है, यानी कि उन दोनों में अगर हिंदी में कुछ और लिखा है, इंग्लिश में कुछ और लिखा है, उन दोनों का अर्थ अलग अलग होता है और उत्तर एक भी सही ना हो तो उस पर आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, ठीक है। अब पांचवा है कि कोई अन्य मुद्रण त्रुटि हो जिससे सही उत्तर प्राप्त ना हो या एक से अधिक विकल्प नहीं सही हो तो भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। अगला है अन्य कोई कारण जिसे विशेष विशेषज्ञ सीमित समिति द्वारा उचित समझा जाए, यानी कि और यदि आपको कारण लग रहा है जो इसमें दिया गया है 5 ठो, ये जो 5 दिए गए हैं रीजन, इनके अलावा भी अगर आपको लग रहा है कि कोई और कारण हो सकता है तो उसको आप ऑब्जेक्शन करिए जिसमें विषय विशेषज्ञ रहेंगे। जैसे हिंदी का आपने ऑब्जेक्शन लगाया तो हिंदी के विशेषज्ञ जो लोग हैं वो उसको उचित समझेंगे, अगर उचित वो लगा तो उस पर आपका ऑब्जेक्शन माना जाएगा, ठीक है। आगे देखिए हिंदी अंग्रेजी पाठ में समानता नहीं है, यानी कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों में समानता नहीं है। समस्त प्रश्न पत्रों के लिए हिंदी पाठ को माना जाएगा सिवाय विज्ञान तकनीकी विषयों के प्रश्न पत्र के, जहां पर अंग्रेजी पाठ को माना जाता है। यानी कि जो हिंदी और अंग्रेजी पाठक में समानता नहीं है वो सभी प्रश्नों में माना जाएगा, ठीक है।
उनका जो है वो हिंदी बाइलिंगुअल होता है, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों होता है, तो सभी विषयों का जो है वो हिंदी का माना जाएगा। लेकिन अगर विज्ञान और तकनीकी विषयों के जो हैं उनका है तो वो अंग्रेजी पाठ माना जाएगा, विज्ञान और अन्य तकनीकी विषयों के, ठीक है। लेकिन जैसे सामाजिक विज्ञान हो गया, हिंदी हो गया, इन सभी का पाठ क्या माना जाता है, हिंदी माना जाता है। अगर हिंदी में सही है तो उस पर आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, इंग्लिश में गलत है तो, ठीक है। अब देखिए आगे, प्रश्न पत्र विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा की गई अनुशंसा ऐसे निरस्त किए गए प्रश्नों के सभी को इस प्रश्न पत्र में उनके द्वारा अर्जित अंकों के अनुपात में मंडल अंक प्रदान करता है, भले ही उसे निरस्त किए गए प्रश्नों को हल किया हो या ना किया हो। यानी कि अगर जो है ऑब्जेक्शन किसी ने लगा दिया एक प्रश्न पे, ठीक है, उस प्रश्न को अदर स्टूडेंट चाहे हल किया हो या ना किया हो, उसको सभी को नंबर उस पर मिला जाएगा, ठीक है। अब देखिए आगे, देखिए जैसे कि दिया है यहाँ पे, यदि किसी, अब देखिए नंबर कैसे मिलेगा, जैसे कि हमने 100 नंबर पर पाया, 100 नंबर का पूर्णांक था, उसमें से हमने दो क्वेश्चन गलत हो गए, 2 क्वेश्चन गलत हो गए, और हमने पाया है 70 नंबर, तो उसको उसका कितना नंबर माना जाएगा, उसका पूर्णांक फिर कितना हो जाएगा, इसको आपको देखना है, ठीक है। अब देखिए जैसे कि यहाँ पर दिया है, यदि किसी 100 प्रश्नों के प्रश्न में 2 प्रश्न निरस्त किए जाते हैं और उत्तर कुंजी की अनुशंसा के आधार पर मूल्यांकन के बाद यदि अभ्यर्थी 98 प्रश्नों में 90 अंक प्राप्त करता है तो उसके अंकों की गणना निम्नानुसार होगी। देखिए जैसे 100 प्रश्न थे, 100 में 2 गलत हो गए तो कितने बचे, 98 क्वेश्चन सही हुए, ठीक है। अब 98 में से उसने, विद्यार्थी ने 90 अंक प्राप्त करता है, कितने अंक प्राप्त करता है, 90 अंक प्राप्त करता है, 90 अंक प्राप्त करता है, तो उसका जो है कि मतलब कैसे उसका अंक जो है तो गणना की जाएगी। तो देखिए 90 उनने अंक पाया, कितने में से, 100 में से पाया, ठीक है। अब देखिए और कितने प्रश्न गलत हुए, 100 में से 2 प्रश्न गलत हुए, 100 में से 2 प्रश्न गलत हुए, तब इसको गुणा कर देंगे, 90 गुणे 100, ठीक है, बटे में क्या हो जाएगा, 100 में 2 चला जाएगा तो 98 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हल करेंगे तो क्या आएगा, इनका देखिए इसको काटेंगे तो आएगा, देखिए काट ही देते हैं, 2 चौको 8, 2 नंबर 18, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, 45 आया, ठीक है। तो आ गया कितना, 4500 बटे 4900। इसको जब हल करेंगे तो आएगा 91.83, कितना आएगा, 91.83, यानी कि 98 ही उसका पूर्णांक माना जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आप सभी का डाउट उम्मीद है क्लियर ही हो गया होगा। धन्यवाद।